तकरीबन 40 दिनों की सियासी जंग के बाद मुल्क को इंतजार है अब 23 मई का, जब 2019 लोकसभा इंतखाबात के नतीजों का ऐलान होगा। लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजों ने जो बताया है उससे साफ लगता है कि एक बार फिर मुल्क के पीएम नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल्स को मिलाकर बनाया गया महा एग्जिट पोल ये कह रहा है कि एनडीए आराम से अक्सरियत हासिल कर लेगी। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा। हर तरफ मोदी मोदी का जलवा। मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि महा एग्जिट पोल में फिर एक बार मोदी सरकार। क्योंकि एक बार फिर आने वाली है मोदी सरकार। 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, एनडीए की मीटिंग होगी, लीडरशिप की विधि पूरी हो जाएगी और राष्ट्रपति जी शपथ विधि के बुलाएंगे। और इसलिए आप अपनी टीम को भी इस शपथ समारोह को कैसे कवर करना और ग्लोबली कैसे कवर करना। 10 दिन पहले पीएम मोदी ने जो जी मीडिया से बातचीत की, जो उसमें कॉन्फिडेंस जताया था, वो हकीकत में तब्दील होता जा रहा है। जी मीडिया के महा एग्जिट पोल के मुताबिक मुल्क में फिर एक बार मोदी की सरकार बनने जा रही है। महा एग्जिट पोल में बीजेपी इत्तेहाद को 306, कांग्रेस इत्तेहाद को 117 और दीगर पार्टियों को 119 सीटें मिल रही हैं। टाइम्स नाउ वीएमआर के सर्वे में एनडीए को 306, यूपीए को 132, जबकि बाकी पार्टियों को 104 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। रिपब्लिक जन की बात के सर्वे में एनडीए को 305, यूपीए को 124 और दीगर को 113 सीट मिलने का इम्कान है। रिपब्लिक सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 287, यूपीए को 128 और बाकी पार्टियों को 127 सीट मिल सकती हैं। एबीपी नेल्सन के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 277 सीट, कांग्रेस इत्तेहाद को 130 और दीगर को 135 सीट मिलने की उम्मीद है। न्यूज 18 आईपीएसओएस के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 336, कांग्रेस इत्तेहाद को 82 और दीगर को 124 सीट मिल रही है। आज तक के एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 352, कांग्रेस इत्तेहाद को 88 और दीगर को 69 सीट मिलने की उम्मीद है। यानी पीएम मोदी की क़यादत में बीजेपी लगातार दूसरी बार अक्सरियत से सरकार बना सकती है। मान लीजिए 272 से कम सीटें रह गई, तब आपका प्लान बी क्या है? पहली बात है कि सरासर ये सवाल अगर ये कोई रिकॉर्डिंग रख के रखेगा और भविष्य में किसी और टीवी की दुनिया में आपका इंटरव्यू होगा तो वो सामने दिखाएगा कि आपने तो 272 से भी कम सोचा था और मोदी तो काफ़ी आगे निकल गए, तो आप जर्नलिज्म में कहाँ खड़े हो। मैं ये रिस्क लेके तो आपकी मुसीबत आ जाएगी जी। आपको, मैं नहीं चाहता हूँ कि संकट आपको झेलना पड़े, इसलिए ये बिल्कुल बेफुजुल क्वेश्चन है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती थी, पूर्ण बहुमत से जीती हुई बीजेपी इस बार उससे भी ज्यादा सीट लाने वाली है। हिंदुस्तान की आवाम ने राहुल गांधी को जवाब दे दिया है कि चौकीदार चोर है या नहीं। एग्जिट पोल के पहले पोल पंडितों को मोदी लहर नजर नहीं आ रही थी, लेकिन एग्जिट पोल के अददोशुमार बता रहे हैं कि मोदी लहर तूफान बनकर आ रही है, जिसने अपोजिशन जगजहती को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। अब सुनिए जी मीडिया के महा एग्जिट पोल की वो बड़ी बातें जो मोदी मुखालिफिन के लिए काफी परेशान करने वाली हैं। करीब सभी एग्जिट पोल्स को देखकर लगता है कि 2014 के मुकाबले बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हो रहा है, लेकिन बीजेपी इस नुकसान की भरपाई बड़ी आसानी से मगरबी बंगाल और ओडिशा में कर रही है। बीजेपी को मगरबी बंगाल और ओडिशा में बड़ी कामयाबी मिलने का इम्कान है। एग्जिट पोल से इन रियासतों में बीजेपी को 10 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर एग्जिट पोल ने कांग्रेस को 2 सीटें दी हैं।
इसका मतलब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की सियासी मुहिम फ्लॉप हो गई है। कांग्रेस पार्टी का नारा चौकीदार चोर है फ्लॉप हो गया है। यूपी में बीएसपी और एसपी के इत्तेहाद के फ्लॉप होने का मतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की सियासत से जाति के फैक्टर को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। दिसंबर 2018 में बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इंतखाब हारी थी, लेकिन एग्जिट पोल के आदतोशुमार बता रहे हैं कि इन तीनों रियासतों में फिर से बीजेपी का जादू चल गया है। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की आवाम ने कांग्रेस और आरजेडी के इत्तेहाद को नकार दिया है। 2014 में बिहार में बीजेपी के इत्तेहाद को 31 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 32 से 36 सीटें जीत सकती है। आएगा तो मोदी, ये देश की हर कोने में ये नारा था और इसलिए एग्जिट पोल्स के जो रुझान हैं, एग्जिट पोल्स के जो एस्टिमेट्स हैं, ये किसी को चौंकाने वाले नहीं हैं। एग्जिट पोल्स को देखकर लगता है कि बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में बेहतरीन मुजाहरा किया है और ब्रांड मोदी एक बार फिर चल गया है। कुल मिलाकर एग्जिट पोल्स को एक लाइन में समेटना हो तो यही कहा जाएगा कि आएगा तो मोदी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि जो लोग इन एग्जिट पोल्स को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं वो 23 तारीख का इंतजार करना चाहते हैं, लेकिन ये भी बात हकीकत है कि जितने सर्वे, जितने एग्जिट पोल्स किए गए हैं, क्या वो सब के सब उन लोगों के मुताबिक क्या गलत साबित हो जाएंगे? क्योंकि तमाम जितने भी एग्जिट पोल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार, और क्या 300 पार का जो नारा दिया गया था क्या वाकई में वो हकीकत साबित होगा? क्योंकि जितने भी सर्वेज अभी आए हैं या एग्जिट पोल्स आए हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो 277 से लेकर 305 तक का रेशियो है जो एनडीए यानी बीजेपी प्लस को बताया जा रहा है। तो इसमें कितनी हकीकत है, किस तरह के दावे किए जा रहे हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। इन्हें किस तरह से लिया जाए, इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ यशवीर राघव हैं, बीजेपी के लीडर हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर राजवीर शर्मा साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल मिश्रा साहब सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और विजय कौशिक साहब हैं, कांग्रेस लीडर, मेरे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। यशवीर, शुरुआत में आपसे करूं तो वो फिल्म का डायलॉग है ना, खुश तो बहुत होंगे आज आप, तो क्या खुश बहुत हैं आप या 23 का इंतजार करना चाहते हैं? बुशरा जी, पूरा देश खुश है और हमें तो पहले से ही विश्वास था। आपके इंटरव्यू में आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था हम पिछली बार से अधिक सीट लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में परिणामों के दिन आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पहली बार देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार के प्रति देश की जनता का विश्वास जगा है। किसी सरकार के प्रति देश की जनता को लगा है कि हमारी आकांक्षाएं और आशाएं पूरी कर सकते हैं। कि जिस प्रकार से 5 साल नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर पूर्ण रूप से सबको बराबर का हक देते हुए विकास किया, वो देश की अपेक्षाओं पे खरे उतरने वाला विषय था। जिस प्रकार से जातिवाद को समाप्ति की ओर ले जाने का विषय हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे परिवारवाद हो, चाहे राजतंत्र और राजशाही हो, उनके एक अध्याय की समाप्ति की ओर 23 मई को देश जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिस प्रकार से बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम राजा थे, उसी प्रकार से गांधी परिवार के अंतिम राहुल गांधी सांसद घोषित होंगे। आगे इनके जिस प्रकार से राजतंत्र उन्होंने चलाया, गांधी परिवार का बंदर बाट की गई, 23 मई को यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। और एक बात आपने सुनी होगी, ताबूत में 8 कीलें होती हैं, 7 चरणों के माध्यम से 7 कीलें इन सबकी तानाशाही पे लग चुकी है और 23 मई को 8वीं कील ताबूत में लग जाएगी और दफन हो जाएगा और देश फिर एक नई दिशा की तरफ चल पड़ेगा। देश में 5 वर्षों तक नई दिशा की तरफ बढ़ा है, बहुत सारे काम हमने लक्ष्य हासिल किए हैं और आगामी 5 वर्षों में उन लक्ष्यों की पूर्ति भी की जाएगी और आगे और बढ़ा जाएगा। विजय कौशिक साहब, आप निस्तनाबूत हो जाएंगे, दफन कर दिया जाएगा अब आपको, अब आप खत्म। इनकी मानसिकता देखकर हैरान हूँ। जब कभी ये पहले जनसंघ के रूप में आए इनका आता पता नहीं चला, बाद में भाजपा के रूप में आए तो इनका आता पता नहीं चला, आज भी इनकी दुकान केवल एक व्यक्ति के नाम पर चल रही, नरेंद्र मोदी। पूरे चुनाव में क्या कहा गया कि सांसद चोर सही, डकैत सही, आप उसकी तरफ मत देखिए, आप तो सिर्फ मोदी जी को देखिए। क्या मतलब है? मतलब जो सांसद का उम्मीदवार है उसे ना देखे। ये बताइए, पहली बार इस तरह ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी में, अगर ये माना कि एक व्यक्ति विशेष की अगर राजनीति हो रही है और एक व्यक्ति विशेष पार्टी से बड़ा या फिर मुद्दों से बड़ा हो गया है, तो आप ये बताइए कि राहुल गांधी को वो फिगर आप लोगों के सामने उनको पोर्ट्रे करने में आप क्यों नाकामयाब रहे?
ऐसा कुछ नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी का जो एक फर्ज है, जो विपक्ष की भूमिका है, पूरी ईमानदारी के साथ निभाई है और मुद्दों के साथ हम चुनाव में उतरे। राहुल गांधी जी ने न्याय योजना का जिक्र किया कि किस तरह से देश का जो अर्थतंत्र बर्बाद हो गया है नोटबंदी के बाद, उसमें जान फूंकने के लिए 72,000 रुपए प्रत्येक परिवार की आय का जो सपना है उसे हम पूरा करेंगे, जिससे कि जब गरीब आदमी की जेब में पैसा आएगा वो दुकान पर जाकर कुछ खर्चा करेगा, वो दुकानदार आगे कुछ बिजनेस करेगा, तो देश की अर्थव्यवस्था को उठाने का काम कांग्रेस करेगी। उसके बाद में जो दूसरी समस्याएं हैं, चाहे वो प्रदूषण की है, चाहे वो पानी की है, चाहे कानून व्यवस्था की है, चाहे वो इस भाजपा सरकार ने जितने भी घोटाले किए हैं आप ये कह रहे हैं कि उजागर करके उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की जाहिर सी बात है, आप ये कहेंगे जितना यशवीर को भरोसा होगा एग्जिट पोल्स पर, उतना ही आप कहेंगे कि आपको इन एग्जिट पोल्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं। देखिए हमारी तो छोड़िए, खुद भाजपा वालों को भरोसा नहीं है इन एग्जिट पोल पर। अच्छा, हाँ जी, नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। मैं विजय जी की बात से सहमत हूं कि भाजपा को भी भरोसा नहीं है, क्योंकि भाजपा को लग रहा है कहीं ना कहीं 300 पार करेगी भाजपा अपने दम पर, और लेकिन कोई भी एग्जिट पोल 300 से ऊपर नहीं दिखा रहा है। हमें वाकई में इस एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जो हमारे आंकड़े इंटरनल सर्वे के माध्यम से आंकड़े आ रहे हैं बुशरा जी, उसमें हम 300 पार कर रहे हैं। भाजपा अपने दम पे अकेले बहुमत हासिल कर तो रही है, पिछली बार से अधिक सीटें हम ले रहे हैं। पिछली बार 282 सीटें ली थी, हम इस बार 300 पार कर रहे हैं। हमें जमीनी हकीकत बताना चाहता हूं मैं, ठीक है कि देखिए कि जिस तरह से क्लास में बच्चा जब अच्छा एग्जाम करके नहीं आता तो एग्जाम के बाद में क्या है, जगह जगह मंदिरों में घूमता है माथा रगड़ते हुए, इसी तरह मोदी जी कर रहे हैं। इन्हें मालूम है एग्जाम इनका अच्छा नहीं हुआ है। खुद भाजपा ये मानती थी ये जो एग्जिट पोल आने से पहले कि जो उत्तर भारत में उन्हें नुकसान हो रहा है उसकी पूर्ति वो पश्चिम बंगाल और दूसरे स्टेटों से करेंगे। तो आज उत्तर भारत में ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा जब खुद भाजपा ये मान रही है कि इनका भारी नुकसान उत्तर भारत में होने जा रहा है। तो जो एग्जिट पोल है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है, मैं पहले से ही कहता रहा हूं कि पुलवामा अटैक के बाद में भाजपा ने उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की, शहीदों के नाम पर भी वोट मांगे और लोग शुरुआती चरण के चुनाव में मुद्दों से भटक गए। उस टाइम बेरोजगारी मुद्दा नहीं था और दूसरे काले धन का मुद्दा नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रथम चरण के चुनाव हुए तो लोगों के दिमाग से वो भूत उतरने लगा और लोग इनसे चुनाव में बात करने लगे, रोजगार की, रोटी की, व्यवसाय की। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि बाकी के चरणों में जो इनके जुमलेबाजी का जो नशा है वो उतर जाएगा और कांग्रेस भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। अभी भी आप ये कह रहे हैं, उम्मीद पर देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमने जब अच्छे काम किए अपने अच्छे कामों पर कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है कि हम अपने सहयोगी दलों के साथ में सरकार बनाने जा रहे हैं। 23 मई के लिए मैं आ रही हूँ फिर आपके पास। 23 मई के लिए आपने क्या संभाल कर रखा हुआ है? 23 मई को आपका पिटारा खुलेगा, कुछ और निकलेगा? देखिए 23 मई तो जो कुछ है वो जनता के हाथ में है। जो जनता का आदेश होगा वो हमारे सर माथे होगा। हमें सत्ता में बैठाने का जनादेश मिलेगा तो हम सत्ता में बैठेंगे, नहीं मिलेगा विपक्ष की भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। राफेल घोटाले को उजागर करेंगे और जो दूसरे घोटाले, चाहे वो मुद्रा योजना है, चाहे वो नमामि गंगे योजना है, चाहे वो स्वच्छता अभियान है जिसकी आड़ में हजारों करोड़ के गोलमाल इस भाजपा सरकार ने किए हैं, इनको बेनकाब करने का काम करेंगे। अपनी लड़ाई सड़कों पर किसानों के हित में। आप जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये कि आपने ये कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बार सरकार आई और दूसरी बार फिर उस पर उस तरह से भरोसा दिखाया जा रहा है। प्रो इनकम्बेंसी की बात भी हमने देखा कि नरेंद्र मोदी लगातार करते रहे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या हमें 2004 और 2009 याद नहीं रखना चाहिए? 2004 के बाद जब 2009 की बात हुई थी तब भी ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस के हक में वो वेव नहीं है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से लोगों ने भरोसा दिखाया और कांग्रेस फिर से हुकूमत बना पाई। बुशरा जी आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह, लेकिन उसमें परिणाम क्या आया था? गठबंधन की राजनीति करनी पड़ी थी। उस समय कांग्रेस की स्थिति क्या थी? कभी कहते थे राहुल गांधी को आगे करें, कभी मनमोहन सिंह को भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहे थे। वर्तमान स्थिति क्या है? विजय कौशिक जी ने बहुत सारे कारण गिनाए, इन्होंने नोटबंदी का कारण गिनाया। आपको ध्यान होगा नोटबंदी के तुरंत बाद ही उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम क्या आया, दुनिया ने देखा। इन्होंने जीएसटी का जिक्र किया, जीएसटी के तुरंत बाद ही 1-2 महीने बाद ही गुजरात के चुनाव के परिणाम क्या आया, पूरे देश ने देखा। उसके बाद इन्होंने राफेल डील का, इन्होंने जगह जगह जिस प्रकार से चौकीदार, पूरी बात कर लेता हूँ चौकीदार। अरे मध्य प्रदेश और राजस्थान अभी 10 दिन तो रुको, कहने लायक नहीं रहेगा, कहने लायक नहीं रहेगा वो प्रदेश। 10 दिन तो रुको। कहां गई जी? राज्यपाल महोदय को विधानसभा बुलाने के लिए आग्रह कर दिया है भाजपा नेताओं ने। आप बहुमत में हो ही नहीं। अरे बसपा और सपा ने अपना समर्थन ले लिया वापस। मध्य प्रदेश में सपा बसपा ने समर्थन वापस ले लिया है। आगे देता हूँ, राफेल पे आता हूँ। इनका जो फेवरेट मुद्दा है बुशरा जी, राफेल डील पे आता हूँ। जिस प्रकार से इन्होंने पूरे देश भर में राफेल को लेकर झूठ बोला, लगातार
अपनी मुंह की खाई, सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को साबित, सुप्रीम कोर्ट में घोटाला है। अरे आपके जो चाचा जी हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने तो माफी मांग ली है सुप्रीम कोर्ट में लिखित मामले। अरे आप देश की जनता के सामने विजय जी देश की जनता ने, जनता को पता है आपके राहुल गांधी जो 5,000 करोड़ के में बेल पर है। बुशरा जी मैं जवाब देता हूँ एक एक करके। आप विजय जी का मौला 23 नहीं पूरी बात करूंगा बुशरा जी, मैं पूरी बात करूंगा। 23 के बाद ये बेचारे बोलने लायक रहेंगे नहीं तो इनको मैं समझ सकता हूँ। इतना एरोगेंसी नहीं है ये, अभी भी बुशरा जी हकीकत को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब पूरी बात सुनिए, नहीं बुशरा जी पूरी बात सुनिए, मैं पूरी बात कर लेता हूँ, उसके बाद अब मेरे को एरोगेंट बताना, घमंडी बताना, कुछ बताना, मैं पूरी बात कर लेता हूँ। राफेल की बात आई है ना, उतना झुका होता है। बिल्कुल राफेल की बात आई, राफेल को लेकर जिस प्रकार से देश भर में इन्होंने झूठ फैलाया, देश की जनता ने देखा। अगर ये मुझसे कह रहे हैं कि मैं अभी प्रूव कर देता हूं, अच्छी बात है विजय जी, आप मेरे सामने चैनल पे प्रूव कर देंगे, झूठा प्रूव कर देंगे, लेकिन आप देश की जनता में क्यों प्रूव नहीं कर पाए? क्योंकि कहीं ना कहीं देश की जनता में मैसेज था, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, उल्टा चोर कहने वाला 5,000 करोड़ के घोटाले में बेल पर है और कभी भी जेल में जा सकता है। तो ये देश की जनता में समझता। इन्होंने चौथी विषय लिखाया पुलवामा को लेकर, इन्होंने कहा कि उसके बाद बालाकोट करके इन्होंने उसको भुनाया। अरे आप सेना पे प्रश्न चिन्ह ना लगाते तो ये भुनता ही नहीं। जब लगातार कांग्रेसी नेताओं ने, बुशरा जी हम इस बहस में पहले भी जी सलाम पर बैठ चुके हैं और शायद मैं आपके साथ भी बैठ चुका हूं कि जिस प्रकार से नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे मणिशंकर हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, लगातार जिस प्रकार, अरे मांगे शहीदों का सम्मान हम करेंगे, आप शहीदों का विजय कौशिक जी अपमान करेंगे, आप सेना पर प्रश्न चढ़ाएंगे तो हम तो सेना के साथ खड़े होंगे, हम तो सेना के साथ खड़े होंगे जनाब। आप सेना पे उंगली उठाओगे, हम सेना के साथ खड़े होंगे और सेना के साथ खड़े होकर उसका आदर सम्मान बढ़ाएंगे। यही तो आपको ले दूंगा, यही तो ले दूंगा जो आपने बार बार सेना को कटघरे में खड़ा किया। बुशरा जी मैंने एक एक करके सारे सवालों का जवाब दिया है, मैं पूरी कर लेता हूं बात। इन्होंने जो एक बार जो सेना को कटघरे में खड़ा किया ना, यही ले डूबा इन्हें। इनको सेना के साथ खड़ा होना चाहिए था, इनको सेना के निर्णय के साथ खड़ा होना चाहिए था, सेना से सबूत नहीं मांगने चाहिए थे, यही चीजें ले डूबी। फिर कहते हैं कि भुनाया क्यों? अरे आप पक्ष में खड़े होते तो मतलब ही नहीं था। एक न्याय की बात आती है, न्याय योजना इन्होंने विषय रखा। पूरे देश का इतिहास देखा है किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी गरीबी हटाते रह गए। 10 साल पीछे शासन कांग्रेस का रह गया, सोनिया गांधी के नेतृत्व में रिमोट से सरकार चली, गरीबी नहीं हटा पाए। तो सबको पता है कि राहुल गांधी इस बार भी उल्लू बना रहे हैं। तो ये न्याय योजना वाला इनका चला ही नहीं, क्योंकि सबको पता है झूठा फरेब है और मध्य प्रदेश, राजस्थान में साबित भी हो गया। इंतजार कर लीजिए यशवीर, 2 दिन का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आप लग रहा है यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह जो है यहीं पर ही हो जाएगा, शपथ तो घोषणा के बाद ही होगी। जी ठीक है। अनिल जी मुझे बताइए कि पहली बात जो एग्जिट पोल्स आए हैं, जाहिर सी बात है तमाम एग्जिट पोल्स जो है उनका अगर वेरिएशन हम देखते हैं तो 277 से 305 300 के बीच है और ये बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को, यानी कि किसी भी अब तक जितने भी सर्वे आए हैं उसमें क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से दावा यह है कि वो 300 पार अपने दम पर करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब ये दावा किया जाता है तो इन दावों के पीछे का बैकग्राउंड आप क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आखिर ऐसा क्या किया है बीजेपी ने जिसकी बिना पर उसे लगता है कि 300 पार अपने दम पर? नहीं बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि भारत के लोकतंत्र में इतना बड़ा पर्व जिसको पूरा देश इतने हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाता है, वो सकुशल, शांतिपूर्वक और एक अच्छे रिजल्ट के साथ संपन्न हो गया। इसके लिए चुनाव आयोग, भारत सरकार और भारत की जनता को बहुत बहुत बधाई। नहीं मैं मानता हूँ छुटपुट थोड़ी बहुत, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी विशाल जनसंख्या में, इतनी विशाल विविधताओं से भरे देश में अगर इस तरह चुनाव होता है जिसका विश्व तारीफ करता है तो हमें उस पर गर्व है, नंबर 1। नंबर 2 आती है बात एग्जिट पोल पर। निश्चित रूप से एग्जिट पोल 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 10 एग्जिट पोल कल जिस ढंग से चुनाव के बाद 6 बजे के बाद उन्होंने अपनी ये भी कहीं न कहीं इसमें भी जनता ही शामिल होती है, मैं ये बताना चाहता हूं। और जनता का जो एक विश्लेषण करके मीडिया एजेंसी द्वारा या चैनलों द्वारा जो इतनी मेहनत की गई है, तो वो जो एक रुख सामने आया है, कहीं न कहीं उसके लिए बीजेपी या मोदी जी या एनडीए बधाई के पात्र हैं। अगर ये रुख सामने 23 तारीख को भी स्थिर इसी तरह बना रहता है, जिसके लिए निश्चित रूप से उनको बधाई दिया जाएगा, क्योंकि अपार मेहनत के बाद और अपार जो एक संघर्ष था, वैचारिक संघर्ष इस चुनाव में देखने को मिला, उसमें कहीं न कहीं जनता ने एनडीए और मोदी जी को के पक्ष में वोटिंग की है। अगर ऐसा एग्जिट पोल रहता है तो और जिसकी उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि देखिए एग्जिट पोल से एक चीजें मैं थोड़ा सा तकनीकी अगर आप कहें बता दूं, इस पर बात तो बहुत होगी, राजनीतिक पार्टियां करेंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं एग्जिट पोल हो या सर्वे हो, तो एक तो बहुत सीधा सा मैं बता दूं, ये सैंपल जिसको
जिसको कहते हैं सैंपल बेस एक कैलकुलेशन होता है। तो जैसे एक छोटे में बताऊं कि 90 करोड़ वोटर्स हैं हमारे यहाँ, लगभग 50 करोड़ लोगों ने वोटिंग की, और उस 50 करोड़ में कोई 24,000, कोई 48,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, 2 लाख के ऊपर किसी का सैंपल इसमें होता नहीं है। उतने लोगों से केवल उनकी इच्छा पूछी जाती है, उनकी बातें पूछी जाती है, वो भी कितना वो सही बता रहा कितना नहीं, इस पर भी थोड़ा सा एक शंका रहती है। फिर उसको एक फार्मूला बेस, सबके अपने अपने फार्मूले होते हैं, ये भी बहुत ध्यान रखिएगा, और उस फार्मूले बेस पर सीटों का अनुमान लगाया जाता है। जबकि एग्जिट पोल या सर्वे केवल और केवल वोट परसेंटेज के बारे में सही तकनीकी जानकारी देते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अगर 3% का वेरिएशन हो जाए इस आकलन में, अगर गलती हो जाए, प्लस माइनस हो जाए, तो पूरा का पूरा रिजल्ट पलट जाता है। तो एक तो ये जानना बहुत जरूरी है सभी लोगों के लिए। तो इससे सीटों को बहुत ज्यादा आकलन नहीं किया जा सकता। हाँ, वोट परसेंटेज के काफी हद तक आइडिया है, लेकिन इतने एग्जिट पोल के बाद ये निश्चित रूप से एक कहीं ना कहीं डायरेक्शन मिल जाता है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, फिर मैं आपके पास आऊंगी राजेश शर्मा जी, ये भी कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज से बहुत फर्क पड़ता है, सीटों परसेंटेज में बहुत फर्क होता है। ये भी कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें भी 4 से 5% इधर प्लस और माइनस जो है वो तमाम सर्वे कह रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इससे भी कहीं ना कहीं से फर्क पड़ता है, क्योंकि 4 और 5% तो बहुत होता है। बिल्कुल, 1% पे पूरे चुनाव के रिजल्ट पलट जाते हैं। अगर आपको पिछले का पिछला छत्तीसगढ़ चुनाव याद हो तो कांग्रेस और बीजेपी में केवल 1% का वोट का अंतर था, 1% भी पूरा नहीं हो रहा था, और 10 सीटों का अंतर था। मैं यही बताना चाह रहा था कि इस तरह एग्जिट पोल का रुझान जो आया, मतलब जो एग्जिट पोल आए, इससे एक चीज तो क्लियर हो गई, क्योंकि सबका एक ही तरफ झुकाव है, तो ये तो क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं मोदी जी या एनडीए गवर्नमेंट दोबारा बनेगी। कैसे बनेगी, कितने में बनेगी, इसका एक कितनी सीटें आगे पीछे होंगी, ये तो 23 तारीख बताए। इसके आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप एग्जिट पोल पर ही लेना चाहें तो निश्चित रूप से मैं कांग्रेस के प्रवक्ता कहूंगा कि बहुत हताश होने की जरूरत नहीं है, और साथ में भाजपा प्रवक्ता कहूंगा कि अति जोश में आने की जरूरत नहीं है। कारण कि मैं 2 मिनट में कौशिक जी, बुसा जी 1 मिनट समय लूंगा। अगर अभी इसी हफ्ते ध्यान देते, इस महीने में ऑस्ट्रेलिया में भी चुनाव हुआ है, और अभी 3 दिन पहले रिजल्ट आए हैं, वहां भी काउंटिंग हो रही है। 56 एग्जिट पोल किए गए थे, और 56 के 56 एग्जिट पोल ने वहां की जो अपोजिशन लेबर पार्टी थी उसकी गवर्नमेंट बना रहे थे, और जो सत्ताधारी पार्टी थी उसको हटा रहे थे। लेकिन परसों जाके रिजल्ट आया तो पूरा का पूरा 56 के 56 एग्जिट पोल फेल हो गए। अगर आप कहेंगे विदेश का मामला, तो मैं अभी ज्यादा नहीं, 4 महीने पहले जब छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, तो आप देखें छत्तीसगढ़ कितना छोटा सा प्रदेश था, कितनी छोटी जनसंख्या, और हमारे यही सारे चैनल पूरी ताकत लगा के वहां पर एक चीज की गारंटी लिए थे कि पूरे 3 स्टेट में कितना उलटफेर हो जाए। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह इतने पॉपुलर हैं कि वो पलटेंगे ही नहीं, बल्कि और जगहों पे कहीं सको सुबह था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो जस्ट उल्टा हुआ, रमन सिंह सबसे ज्यादा धराशायी। तो इसलिए मेरा ये कहने मतलब एग्जिट पोल एक डायरेक्शन तो देता है, लेकिन सिचुएशन और पोजीशन नहीं देता है। इसका आकलन 23 तारीख को रियल हो पाएगा। राजेश शर्मा जी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए क्या काम किया? बीजेपी के लिए नेशनलिज्म का जो मुद्दा उन्होंने बहुत जोर शोर से उठाया, और खास तौर पर चुनाव से एन पहले बहुत ज्यादा उठाया गया। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने मोदी जी की सेना तक उसको कह डाला था। और हमने ये भी देखा था कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 1.5 करोड़ जो नए वोटर हैं, जो फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं, उनसे कहा था कि क्या आप अपना वोट बालाकोट के लिए आप करें, इस तरह की अपील भी की गई थी। क्या आपको लगता है ये तमाम चीजें ज्यादा फायदा कर गई, और कांग्रेस को लेकर एक तरह की इसको लेकर नाराजगी देखने को मिली, अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं? ठीक बात है। अगर ये जो एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, अगर ये साबित होते हैं सही, तो मुझे लगता है कि जो डिस्कशंस चैनल्स पे हो रहे थे वो भी गलत साबित होंगे, क्योंकि हर चैनल पे लगभग एक बात कही जा रही थी कि मोदी जी की लहर नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये तो कहीं सुनामी नजर आती है। लहर को तो छोड़िए, क्योंकि 277 से 356 तक सीटें दी जा रही हैं बीजेपी को। मैं हर एक डिबेट में, हर डिस्कशन में 3 बातें कहता था कि जो चुनाव है इसका फैसला कई मुद्दों पर होगा, और उनमें से 4 मुद्दे मैं अहम गिनाता था, वो आज भी मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा। एक तो ये कि नीति, नियत और नेतृत्व, ये एक मुद्दा था, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वोटर के दिमाग में इस बात को बहुत गहराई से गई है कि नीति, नियत और नेतृत्व किसके पास है। दूसरा ये भी था कि मोदी जी ने हमेशा ये कहा कि
जो चुनाव है वो राष्ट्रवाद और पाकिस्तानवाद के बीच में होगा और उसमें वो कामयाब हुए ये बताने में कि राष्ट्रवाद को जीतना चाहिए, पाकिस्तानवाद को हारना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कहा कि विकास जो है वो मेन मुद्दा है और मुझे ये जितना भी स्पीचेस मैंने उनकी सुनी और विरोधी दल की भी सुनी, तो जो मोदी जी ने कहा, उन्होंने अपना एक रिपोर्ट कार्ड दिया जो गरीबों के लिए उन्होंने काम किया, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया का हो, स्किल इंडिया का हो, जनधन योजना का हो, मुद्रा योजना का हो, या इसी तरीके से बिजली का हो, घर का हो। उन्होंने गिनती गिनाई कि मैंने आपके लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की, 5 लाख तक आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब स्वाभाविक रूप से जिन लोगों को इनका फायदा हुआ वो कहते भी थे कि ये लोग जो गणित लगा रहे हैं जातिवाद और धर्मवाद का, उनको ये नहीं मालूम है कि जिन लोगों को फायदा, जो टिकट दिए गए हैं बीजेपी की तरफ से भी, चाहे वो हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें और तमाम जगहों की बात करें, ऐसा नहीं है कि उसने कोई जात बरादरी देखकर, जात पात देखकर कोई टिकट बंटवारा नहीं किया है। उस हर पार्टी की तरह उसमें भी ऐसा ही किया गया है, यहाँ तक कि और उसने अपने जो 100 सिटिंग एमपीज थे उनको टिकट नहीं दिया है। एक मिनिस्टर्स की लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिनको टिकट नहीं दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात कही है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे लगता है ये एक पहली पार्टी है जिसने ये तय किया कि अगर हमारे प्रतिनिधि जनता के चुने हुए कहीं ना कहीं कोई ठीक काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं तो उनको दोबारा फील्ड नहीं किया जाना चाहिए। और ये बहुत बड़ा रिस्क था। उन्होंने 100 एमपी सिटिंग एमपीज को छोड़ करके दूसरे लोगों को टिकट दिया। ये किसी भी पार्टी के लिए कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इससे बहुत बड़ी एक अंदर एक विरोध पैदा हो सकता है। उस विरोध को दूर करने के लिए और जनता के प्रतिनिधि रहें, इसलिए उन्होंने उन लोगों को मेरे वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और मैं ब्रेक के बाद बात करूंगी स्टेट वाइज कि आखिर जहां जहां कांग्रेस का, दीगर पार्टियों का आपस में अलायंस हुआ है, क्या वो अलायंस भी सही नहीं बैठा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं और इन तमाम स्टेट्स की जहां से ज्यादा स्टेक आता है उसकी हम बात करेंगे।